स्टूडेंट्स, कैसे आप? गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बीच 42वीं क्लास है। एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आने वाले हैं। आईआईटी का जो मेंस है, जेई मेंस का डेट अप्रैल का 15 से 22 के आसपास का है, तो ज़्यादा दिन हमारे पास बचे नहीं। और सेकंड अटेम्प्ट जो है वो मई में है, उसमें भी खींचकर जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट होगा उसके बीच में लगभग 1 महीने का डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा बहुत अच्छा होगा, तब जाके सेकंड अटेम्प्ट में हम और ज़्यादा अपने आप में मतलब एक इम्प्रूवमेंट दिखा पाएंगे। यदि फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा ख़राब हो गया, हमने घास काट दी और उस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट ढंग से नहीं दे पाए, तो समझ लीजिए कि सेकंड अटेम्प्ट में हमारे ऊपर प्रेशर बड़ा खतरनाक आने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, हो सकता है हम डिप्रेस में भी चले जाए, बट डिप्रेस में नहीं जाना है। बट उस समय इतना प्रेशर एकदम से पड़ेगा कि मतलब हम खुद इतने परेशान होने वाले हैं। तो इतना प्रेशर हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी मेहनत इस बार ज़्यादा कर ली जाए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा ज़्यादा अच्छा हो, उम्मीद के मुताबिक अच्छे नंबर आए हमारे। ठीक है। उसी तरीके से जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अब ये जो क्रूशियल टाइम है, बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड बचा हुआ आपके पास में, क्योंकि जुलाई अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ जुलाई में हमारे नीट का एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। और उस हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल मई जून आपके पास खींच के 2.5 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। इस 2.5 महीने में आप जितना रिवाइज कर सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट आप पकड़ सकते हैं, उतना पकड़ लीजिए। खासकर जो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी अपीयर हो रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा खासा परेशानी थोड़ी होने वाली है उन्हें, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो तैयारी करने वाले हैं। उसके बाद में वो नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो थोड़ा सा उनकी प्रिपरेशन इधर उधर हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो भी घबराए ना, पहले अपने बोर्ड एग्ज़ाम को आराम से शांति से दे ले, उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम में ढंग से अपीयर हो जाए, अपनी परसेंटेज वगैरह बना ले। उसके बाद में जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम आपके ख़त्म होते हैं, अपनी जो तैयारी है नीट के लिए, जो हमारा सपना है, उसके लिए लग जाए, दिन रात एक कर दें। ठीक है। लेब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए मैं बोलता हूं कि राजस्थान लेब असिस्टेंट में वैकेंसी निकली हुई है और उसका फॉर्म डाल दीजिए। उसका फॉर्म अभी निकला हुआ है और उसमें अभी जो पुराना सिलेबस है उसमें कुछ फिजिक्स के टॉपिक दे रखे हैं। जैसे मैं अभी ये जो पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक उसमें नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे, रिजिड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मोशन है। यदि उस टॉपिक को आपको समझना है, पढ़ना है, तो उससे पहले आपको जितने भी हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बेसिक्स आपको पूरे ढंग से क्लियर करने पड़ेंगे। टॉपिक टफ नहीं है, बट हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते, तो उसके लिए आपको वेक्टर्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर जो भी चैप्टर हमारा, उस पर आपको ध्यान से एक एक बेसिक क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। तब जाके रोटेशनल मोशन आपके लिए बड़ा ही आसान टॉपिक बच जाएगा। तो आप यहाँ से बेसिक क्लियर करते रहिए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल मास और रोटेशनल मोशन होने वाला है, तो वहाँ पर फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक भी क्लियर होगा और एकदम शानदार और धांसू तरीके से भी क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे जिनके फिजिक्स में थोड़ा सा गैप आया हुआ है और उस गैप की वजह से टफ टॉपिक वो छोड़ देते हैं। वैसे भी गिने चुने टॉपिक आने वाले हैं हमारे, यदि वो भी हम छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि आपके सपने, जो आपकी मंजिल है, वो आपसे एक एक कदम दूर होते जा रही है। ठीक है, चलिए तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। 41 क्लास हम पढ़ चुके हैं और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन कितना होता है, टेंशन फोर्स से वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, नॉर्मल फोर्स से वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होता है, और 2-4 अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि आगे भी आपके काम आने वाली, और वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होते हैं और अप्रोक्सीमेटली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। साथ में हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ने वाले थे, बट टाइम पीरियड की वजह से हम नहीं पढ़ पाए। और साथ में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, सर पोटेंशियल एनर्जी आपने इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कहा है? जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट जब पूरे क्लियर होंगे, पूरे ढंग से आप क्लासेस देखोगे, A to Z एक एक छोटी छोटी बात जो आपको समझ में आएगी, आप खुद समझ जाओगे कि वे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, दोनों क्लासों में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही जिक्र करने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं।
चलिए भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात की जाए तो देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करें हम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चाहे आपका फोर्स वेरिएबल हो, वेरिएबल फोर्स जो परिवर्ती बल है, बार बार बदल रहा है, या फिर आपका कांस्टेंट फोर्स हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो टोटल वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। टोटल वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। यानी आपके फोर्सेस, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स समझ लीजिए या जितने भी टाइप के फोर्स लग रहे हैं, उन सब ने जो वर्क डन किया है, उन सभी ने, मतलब जो भी सारे फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाइड एक्ट कर रहे हैं, सारे फोर्स जो भी वर्क करते हैं, उन सभी वर्क को जोड़ कर यदि हम टोटल वर्क निकाल लें तो ये टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आने वाला है, ठीक है। अब किसी बॉडी के ऊपर यदि 2 या 2 से ज़्यादा बल लग रहे हैं, मान लो टेंशन फोर्स लग रहा है, उस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, साथ में आपने भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर दिया है, हो सकता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा हो, तो सभी जितने भी उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का आपको अलग अलग वर्क डन निकालना पड़ेगा, अलग अलग कार्य निकालना पड़ेगा, और सारे वर्क डन को फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सारे वर्क डन को आपको ऐड करना पड़ेगा, और सारा वर्क डन आप ऐड कर लोगे तो जो टोटल वर्क डन निकल के आएगा, जो कुल कार्य निकल के आएगा, वही कुल कार्य उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आएगा, वही कुल कार्य उस बॉडी की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक फोर्स का वर्क डन निकाल ले, दूसरे को छोड़ दे, तीसरे का निकाल ले, चौथे को छोड़ दे, ये नहीं होगा। आपको सबसे पहले सभी फोर्सेस के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर उस वर्क डन को आपको जोड़ना पड़ेगा, और वही टोटल वर्क डन आपकी जो बॉडी है, जो भी आप ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने वाला है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें यहाँ पर बता देता हूँ। हम 11th में जब पढ़ते हैं, या फिर जब हम कहीं पर भी कोई टॉपिक आता है, जनरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम रहने वाली है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम रहने वाला है, सॉरी, है ना, मिस हो गया बोलते बोलते। अब बात यहाँ पर यह है कि कई टीचर्स पढ़ाते भी है, कई कोचिंग और हम स्कूल्स में भी यही पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम रहने वाला है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है। लेकिन बात यहाँ पर जो बच्चे के मन में खटकती है वो ये है कि जो वर्क डन करते हैं हम, वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज करता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज करता है। जब वो लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेगा तो उसे ये भी बताया जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम सेम होता है, सम कांस्टेंट होता है। यदि एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, दूसरी बढ़ती है तो पहली घट जाती है। तो फिर स्टूडेंट ये सोचने लग जाता है कि जब हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा? जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते समय हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को नेगलेक्ट रखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बारे में हम बात ही नहीं करते। यहाँ पर केवल बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी में। यानी ये सपोज कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी अभी है ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली तब लगाई जाती है जब आपके अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हो और उन सब के काम की वजह से बॉडी का या ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी बदल गई हो, उसकी वेलोसिटी बदल गई हो, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, बट जब एक स्पेशल कंडीशन होती है, उस स्पेशल कंडीशन के दायरे में जब हम आते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम नहीं लगाते और वहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं और वहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मिलाकर हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अभी आपको ये बात शायद समझ में नहीं आए, लेकिन एक बात इतना ध्यान रखना कि मैं वो क्राइटेरिया बता दूंगा आपको कि कब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है और कब आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। ठीक है,
तो ये मत सोचना कि वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं, जिक्र भी होगा, एक बार ऐसा आएगा जहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आप लिखोगे, वो लिखोगे आप बर्नौली थ्योरम जब लिखने जाओगे तब, ठीक है, डेरिवेशन जहां पर होती है। लेकिन यहां पर अभी हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अलग रख रखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है वो पूरा फोकस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर है, ठीक है। तो हमारा जो भी मानना है, जो भी हमारा फोकस हो यहाँ काइनेटिक एनर्जी पे है, तो हम कहेंगे कि जो भी टोटल वर्क हो रहा है अलग अलग फोर्सेस की वजह से, जो अलग अलग कार्य हो रहे हैं, अलग अलग वर्क हो रहे हैं, उन सभी वर्क को यदि मैं जोड़ दूं तो ये टोटल वर्क उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उस टोटल वर्क के बराबर आती है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्क टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी चेंज को मैं यहाँ पे एक जगह ऐसे और लिख देता हूँ, वर्क टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ मैं हाफ mv स्क्वायर, एंड देन टोटल वर्क इक्वल्स टू, चलो इतना ही छोड़ देते हैं, फालतू में क्यों बात को आगे बढ़ाए, न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ काम मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स उठा के लाया हूं मैं, साथ के साथ उन न्यूमेरिकल्स को देखना चालू करते हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, इसके ऊपर आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है? 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा है, और ये 2 किलो की बॉडी आपकी, कितने किलो की बॉडी है? 2 किलो की बॉडी है। ये मोशन कर रही है, ठीक है भाई, मोशन कर रही है, टाइम इज इक्वल टू, अभी फिलहाल ये रेस्ट में है, किस पर है? रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो इसके ऊपर 10 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाने से ये बॉडी चली, और 10 सेकंड तक ये चलती रही, ठीक है। जब ये चली तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आया वो 0.2 है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इस सरफेस और इस बॉडी के सरफेस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, आपेक्षिक गति हो रही है, ठीक है। मैंने फ्रिक्शन फोर्स के लिए अलग से क्लास ली है, 3 क्लासेस या आई थिंक 3 क्लासेस मैंने वहाँ पे दी है, जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ा है और एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से पढ़ा है। तो यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसे भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि रोटेशनल मोशन में फ्रिक्शन फोर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्लियर है। अब हमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड, जो आपने फोर्स अप्लाइड कर रखा है उसकी वजह से हमें वर्क डन चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज चाहिए, सबसे पहले हम आगे बात करते हैं नेट फोर्स की। देखो भाई, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ये डब्बा हिला, डब्बे के हिलने की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन आया, यानी एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पर है, और बॉडी जब मूव कर रही है तो सीधी सी बात है, फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होगी। तो सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है एफ नेट डिवाइड बाय मास, ये लिख रखा है एफ नेट। देखो यहाँ पर कौन कौन सा होगा भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे देखिए, हम तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ mg यानी 2 × 10 20 न्यूटन, ठीक है भाई। उसी तरीके से यहाँ पे मैं नॉर्मल लिख सकता हूँ, और नॉर्मल इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा mg, यानी मैं लिख सकता हूँ 20 न्यूटन। ये लो, क्लियर है। चलिए भाई, बॉडी पर 10 न्यूटन, आपको नहीं लगता कम? चलो लगा दिया जो लगा दिया, ठीक है। आगे बात करें, एफ नेट, आगे के साइड में 10 न्यूटन फोर्स लग रखा है, पीछे के साइड में फ्रिक्शन फोर्स लग रखा है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है μkn, यही होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। प्रीवियस क्लासेस देखिए, तभी आपको पूरे फॉर्मूलास याद होंगे, बिना फॉर्मूला के आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। मास आपका है 2 किलो का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 माइनस 0.2, नॉर्मल यहाँ पर आपका 20 न्यूटन है, डिवाइड 2, ए इक्वल्स टू 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। अरे 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40.4 आएंगे, यहाँ पर आएगा 6/2, आपके पास हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए, हमें चाहिए वर्क,
यदि हमें वर्क चाहिए तो वर्क के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि मैं फॉर्मूला लूँ तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में लिख सकता हूँ एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी आपके रेस्ट पे थी, प्लस हाफ एक्सीलरेशन आप 3 लिख सकते हैं। अब ये मत कहना सर t नहीं लिखा, t लिख के क्या करूँगा, 0 का मल्टीप्लाई होते वैसे भी 0 ही होने वाला है। एक्सीलरेशन मैंने 3 लिखा है। टी स्क्वायर की बात करें, टाइम हमारा 10 सेकंड है तो मैंने यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख दिया, तो एस इज इक्वल टू आपके पास हो गया हाफ इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से यहाँ पे काट दिया 50 और मेरे पास आ गया 150 मीटर। कितना है, 150 मीटर। तो मुझे वर्क डन चाहिए बाय अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड लिखो, अप्लाइड फोर्स लिखो। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट मेरा 150 है और मेरे पास अब हो जाएगा 1500 जूल, 1500 जूल। ठीक है, तो दिक्कत, चलिए भाई ये मेरा फोर्स अप्लाइड पर आ गया है, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे पूछा गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 10 सेकंड के बाद में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से यदि हम बात करें, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि फोर्स वर्क डन बाय टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क में किस किस का वर्क आता है, वर्क बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क बाय जो अपने अप्लाइड फोर्स को रखा है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए भाई मिटाता हूं मैं इसको। ठीक है, असली सवाल तो यहां से बनना चालू है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क आएगा वो आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन है, मैं यहां पर के लिख देता हूं, माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, डब्बे का डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड है, दोनों अपोजिट है, और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो एंगल 180 डिग्री बनता है। ठीक है, और उस वजह से जो वर्क होता है वो माइनस का होता है। मैंने 41 से जो क्लास थी वहाँ पे पढ़ा रखा है सब कुछ, आप आराम से देखिए, प्रीवियस क्लासेस देखते रहिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो जब नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिक क्लियर कीजिए, सबसे पहली बात यह, प्लस अप्लाइड फोर्स इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट तो होगा वही रहेगा ना, डिवाइड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वाल तो डिवाइड कर रहा था मैं, चलो एस यहाँ पर कॉमन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का एफ के और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस एफ ए इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भाई। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एस, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ म्यू के एन, और एफ ए जो है उसके लिए मेरे को फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वैल्यू उसकी फिक्स है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है भाई, डिस्प्लेसमेंट आपका 150 मीटर था, अभी पढ़ा अपन ने 150 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पर कितना है 0.2 है, नॉर्मल फोर्स कितना है 20 है, एफ ए अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, देन डेल्टा के इक्वल टू 150 माइनस 4 प्लस 10 और डेल्टा के इक्वल टू 150 इंटू यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 900 जूल। ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया है। अब कहा जाए कि फाइनल वेलोसिटी निकालो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। अब आप यहाँ से आराम से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लोगे ना? अब तो एकदम सिंपल सा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मान लो आपकी ये वाटर ड्रॉप है, किसी हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आपने एक पानी की बूंद गिरा दी है, वहाँ से बरसात की बूंद गिर रही है, मान लो बरसात की बूंद रही है, ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट आपकी है 1 किलोमीटर, हाइट आपकी है 1 किलोमीटर। फाइंड फाइनल वेलोसिटी, धरती पे गिरते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, धरती पे गिरते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। या सवाल को थोड़ा सा और चेंज करें, चलो और चेंज करते हैं। धरती पे गिरते समय इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, धरती पर गिरते समय इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब ये गेंद नीचे आ रही थी तो यहाँ पर 2 फोर्स काम कर रहे थे। कौन कौन सा फोर्स? एक फोर्स तो ग्रेविटी वाला फोर्स काम कर रहा था, ठीक है, इसके अलावा जो कि हमारे पास mgh होता है।
इसके अलावा एक फोर्स और काम कर रहा था एयर का, रेजिस्टेंस फोर्स। एयर का रेजिस्टेंस फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मैं सवाल के साथ आंसर भी करा रहा हूँ, ठीक है। एयर का रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। तो हमें वर्क बाय एयर फोर्स निकालना है, वर्क बाय एयर फोर्स। एयर ने जो रेजिस्टेंस फोर्स लगा रखा है उसकी वजह से मुझे वर्क डन निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे पास कहानी वही आएगी घूम फिर के, जो वर्क डन, टोटल वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। टोटल वर्क डन में आपके पास एक फोर्स बचेगा ग्रेविटी का, तो वर्क डन होगा ग्रेविटी फोर्स की वजह से, और एक फोर्स आपके पास है रेजिस्टेंस फोर्स जो कि एयर लगा रहा है, और इसका मतलब जो एयर ने रेजिस्टेंस फोर्स लगाया उसकी वजह से वर्क डन होगा, ठीक है। और ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर बात करें तो ये फॉर्मूला तो सीधा सीधा होगा mgh। अब एयर रेजिस्टेंस फोर्स की बात करें तो फोर्स तो लग रहा है ऊपर और ड्रॉप आ रही है नीचे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और इसकी वजह से डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से साइन आएगा माइनस का। अरे बाबा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल बनेगा 180 डिग्री, देन वर्क डन इज इक्वल टू FD cos 180। cos 180 की वैल्यू माइनस की होती है तो W इक्वल हो जाएगा -1 FD। -1 हटाओ, माइनस का FD आएगा ना बाबा, इतना टेंशन काहे लेने का, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो एयर ने जो फोर्स लगा रखा है उसकी वजह से जो वर्क होगा उसको मैं W एयर ही लिख देता हूँ, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूँ ½ mv² माइनस ½ FU²। अब रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो मानी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। इस W को मैं इधर ले जाता हूँ, एंड वी कैन से दैट W एयर इक्वल टू mgh। इसको मैं इधर लाऊंगा तो मैं लिखूंगा माइनस का ½ mv², एंड देन W एयर इक्वल टू m। ड्रॉप का मास तो मैंने लिया ही नहीं, ड्रॉप का मास 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 कितना ले, 1 ग्राम ले लेते हैं। ड्रॉप का मास कितना है, 1 ग्राम है, तो 1 इंटू m कॉमन है ना, सीधा सीधा ले लेता हूँ, m कॉमन है, gh माइनस v²/2, देन W एयर इक्वल टू m आपका है 1 ग्राम, 1 इंटू 10⁻³ आपके पास में g की वैल्यू है 10, हाइट आपके पास 1 किलोमीटर है, हाइट आपके पास 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 1000 मीटर, माइनस वेलोसिटी आपकी 20 है तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और अब W एयर जो आएगा वो आएगा 10⁻³ यहाँ पे हो जाएगा 10,000, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में 2 का डिवाइड दोगे तो आपके पास आएगा 200, ठीक है। अरे यही तो आने वाला है। देन W एयर इक्वल टू 10 की पावर -3, 1000 में से 200 जाते हैं और 10,000 है, 1000 नहीं, इसमें से 200 जाएंगे तो 9,800 आएंगे, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 जीरो लगाने के बाद 9.8 जूल, 9.8 जूल। इतना वर्क इसने किया है। 10,000 में से 200 गए, 9,800 बचते हैं भाई, 3 लगा दिया, ठीक है ठीक है, क्लियर। इतना वर्क डन एयर के रेजिस्टेंस फोर्स ने किया है इस ड्रॉप पर, ठीक है। चलिए और सवाल को बढ़ाते हैं आगे, टाइम ज़्यादा ना खींचते हुए 2-5 अच्छे सवाल हम कर लेते हैं। चलिए आपके पास एक सरफेस है, सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है वो आप सोचना, ठीक है। ये आपकी एक बॉडी है, ये 2 किलो की बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर आपने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर चल चुकी है, कितने मीटर तक, 10 मीटर तक, ठीक है। और ये डब्बा कहीं यहाँ पहुँच गया है, 2 किलो का डब्बा। इनिशियल वेलोसिटी में 0 ले लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी में 0 ले लेता हूँ, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी में 0 ले लेता हूँ, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, तो हम आगे की कहानी करते हैं, स्टार्ट। u को मैं इधर लिख देता हूँ, u इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फोर्स नीचे काम करेगा जो कि होगा mg, यानी 20 न्यूटन, सीधी सी बात है।
इधर एक फोर्स और काम करेगा जिससे हम बोलेंगे नॉर्मल, और नॉर्मल वैसे देखा जाए तो mg के इक्वल होता है, ठीक है, बट हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। यदि ये डब्बा आगे की ओर जाएगा तो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, चूंकि ये जो आपका डब्बा है या ब्लॉक है ये मूविंग कंडीशन में है, यानी यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इन दोनों का, इस ऑब्जेक्ट का और ये जो नीचे वाला सरफेस है इसका ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। इसका मतलब हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दे रखा है हमें, गतिक घर्षण गुणांक दे रखा है। आगे बात करते हैं, इस फोर्स के साथ में एंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल का, तो यहाँ पर हम इसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 20 cos 37, 20 cos 37, यहाँ हो जाएगा 20 sin 37। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 20 cos 37 तो 20 cos 37 के लिए बात कर ही लेते हैं अब आगे, तो देखते हैं 20 cos 37, 20 into cos 37 4/5 होता है, इससे मैंने काटा यहाँ पर 4 आया, 16 न्यूटन आ गया है, ठीक है। 20 sin 37 की बात करें तो sin 33/5 होता है, 5 से काटा 12 न्यूटन आया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 न्यूटन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 12 न्यूटन, ठीक है। चलिए भाई आगे कहानी स्टार्ट करें, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वर्क कौन कौन कर रहा है भाई, वर्क कर रहा है नॉर्मल फोर्स यहाँ पर है, आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इधर काम कर रहा है, देखो इधर ऊपर के साइड, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल बन गया 90 डिग्री, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वर्क डन वैसे भी जीरो होता है, लेकिन फिर भी मैं सबको लिख लेता हूँ यहाँ पे, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय mg फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैसा भी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले कि जो नॉर्मल फोर्स होता है उसकी वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। mg फोर्स की वजह से भी वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि mg फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है इधर, और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री और टोटल वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब हमारे पास बचे दो फोर्स, ठीक है। चलिए भाई, फ्रिक्शन फोर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की, और सॉरी इसकी बात कर लेते हैं अप्लाई फोर्स की। ये डब्बा फिलहाल आगे की तरफ जा रहा है, ये डब्बा फिलहाल आगे की तरफ जा रहा है, 16 न्यूटन फोर्स इसको आगे लेकर जा रहा है, 16 न्यूटन फोर्स। लेकिन चलो मैं थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे चलते, फिर अपन को सपोज दिया हुआ तो है 16 न्यूटन फोर्स इसे आगे लेकर जा रहा है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर का है, 10 मीटर का है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इसका खेल। अब हमारे पास बचा W फ्रिक्शन प्लस सॉरी माइनस क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इधर, फ्रिक्शन फोर्स है इधर, तो माइनस। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू के एन, ये तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ, साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 मीटर, और ये हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी आगे और बहुत कुछ बताया भाई, 160 माइनस, यहाँ पर देखिए ये म्यू के तो लिख दूंगा मैं, लेकिन नॉर्मल फोर्स क्या लिखूँ यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स क्या लिखूँ, तो यहाँ पर देखो नॉर्मल को मैं mg के इक्वल कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ध्यान से देखना, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू, नीचे है mg में से ऊपर एक फोर्स और लग रहा है 12 न्यूटन, वो मुझे घटाना पड़ेगा, और ना इक्विलिब्रियम में ले लो, ऊपर लग रहा है एक तो 12 न्यूटन प्लस n, और नीचे लग रहा है आपके पास mg, देन नॉर्मल फोर्स विल बी mg माइनस 12। अरे वही कहानी घूम फिर के आती है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg आपके पास 20 न्यूटन है, माइनस ऊपर के साइड में आपके पास फोर्स लग रहा है 12, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आपका 8 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो म्यू के की वैल्यू लिखते हैं हम 0.2, नॉर्मल फोर्स आपका पहले से 8 न्यूटन है, नॉर्मल फोर्स आपका पहले से ही 8 न्यूटन है, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा 10, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 10 है, और यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 160 माइनस 10, 8 दूनी 16, 160, ठीक है 16 ही आएगा, और क्या, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
यहाँ से चला गया तो 144 आएंगे डेल्टा के, 160, ठीक है 144 आते हैं। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो 144 इक्वल्स टू हाफ mv² फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे तो लिखूंगा। चूंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आपकी 0 हो जाएगी। आपके पास बचेगा 144 इक्वल्स टू हाफ इंटू m 2 किलो का है, एंड फाइनल वेलोसिटी v², इससे ये कट गया है, एंड v² इक्वल्स टू 144, देन v इक्वल्स टू रूट 144 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपकी 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, थोड़ा सा हाई लेवल सवाल बनने वाला है ये। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे ही एक इंक्लाइन प्लेन पे ले लेते हैं हम। इंक्लाइन प्लेन पर भी सवाल बन सकते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड सवाल ले लेते हैं अब यहाँ पर। ये लो, एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे 30 डिग्री पर है। कितने पर है? 30। 30 ही ले लूँगा, अरे 45 ले लेता हूँ, आसान रहता है। 30 ही ले लेते हैं, कोस 30 45 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन आपका 45 डिग्री पे, ताकि आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, आपके पास ब्लॉक है 2 किलो का। हमने पहले ही पढ़ चुके हम, या पढ़ लिया हमने पहले से ही, कि इधर लगता है mg और कंपोनेंट डिवाइड करते हैं तो ये बनता है mg cos थीटा, यानी ये आपका बनेगा 20 cos 45, यानी मैं लिख सकता हूँ 20/√2। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे की साइड में mg sin 45, यानी ये बनेगा 20/√2, ये भी उतना ही बनेगा, ठीक है। mg फोर्स है, नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर, और नॉर्मल फोर्स इसके इक्वल होगा, यानी नॉर्मल खुद होगा 20√2 के, ठीक है। पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स Fs, पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। हाइट आपको दे रखी है 4, हाइट आपको दे रखी है 4, ठीक है। 4 ले लो, 5 ले लो, तुम्हारी इच्छा है उतना ही ले लो। हाइट 4 ही ले लेता हूँ, 4, ठीक है। मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और जब लास्ट में नीचे गिरने लगे डब्बा, उस समय मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। 4 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। टोटल वर्क डन यहाँ पे किस किस का होगा? नॉर्मल फोर्स का होगा, W इक्वल्स टू mg होगा, प्लस W इक्वल्स टू जो इसे अप्लाइड फोर्स, जो आगे की तरफ लेकर जा रहा है, ये वाला फोर्स जो इसे एसिलरेट कर रहा है, यानी W एसिलेटेड फोर्स वाला होगा, और साथ में एसिलेटेड की जगह मैं F अप्लाइड ही लिख देता हूँ, F अप्लाइड, ठीक है, ध्यान रख लो भाई, F अप्लाइड। प्लस एक यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, तो W इक्वल्स फ्रिक्शन फोर्स का W होगा, और ये टोटल मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, याद रखो। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0, टेंसाइल फोर्स का वर्क डन 0, स्किन फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन भी 0 होता है, ठीक है। mg का वर्क डन वैसे भी 0 होने वाला है, mg का वर्क डन वैसे भी 0 होने वाला है, क्योंकि mg का वर्क डन तो मैं 0 नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने इसके 2 कंपोनेंट डिवाइड कर लिए, तो दोनों कंपोनेंट के हिसाब से चल लेंगे हम, दोनों कंपोनेंट के हिसाब से चल लेंगे। तो मैं टोटल mg को गायब कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल, ठीक है। WF, अब आपके पास ये बचा, ये फ्रिक्शन फोर्स बचा, ध्यान से देखना भाई, ये ऐसे जा रहा है और mg cos थीटा यहाँ पर है, mg cos थीटा के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो mg cos थीटा का तो वर्क डन हो जाएगा 0, केवल वर्क डन रहेगा हमारे पास mg sin 45। मैंने यहाँ से mg हटा दिया है भाई, ठीक है, वो मैंने पिछला सवाल का याद रह गया कि वर्क डन बाय mg फोर्स विल बी 0, लेकिन यहाँ पर mg फोर्स 90 डिग्री पर नहीं है, mg cos थीटा जो कि mg का एक कंपोनेंट है, इसलिए मैंने mg की वजह से वर्क डन हटाया, mg के 2 टुकड़े किए। मैं 2 बार लिख लूंगा ना, मुझे क्या दिक्कत है। वर्क डन बाय mg फोर्स की बजाय मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय mg cos थीटा प्लस वर्क डन बाय mg sin थीटा। mg cos थीटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं भाई। देखो ये डब्बा इधर किसके का, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा इधर, और फोर्स लग रहा है आपका इधर, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया है।
और जब 90 डिग्री एंगल बना है तो वर्क डन वैसे भी जीरो आने वाला है। वर्क डन जीरो आएगा तो mg cos थीटा की वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा, बट mg sin थीटा की वजह से वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कितना होगा? नहीं होगा तो भाई साहब ये होगा 20√2। पहली चीज़ तो ये 20√2। फोर्स तो ये है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान से देखना यहाँ पर, ये आपके पास है 4, यहाँ पे एंगल बना है 45, यहाँ पे भी एंगल बनेगा 45, ये आपका है 90 डिग्री, ये आपका है 90 डिग्री। आपको चाहिए ये कर्व हाइपोटेनस, और आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 4 है, हाइपोटेनस आपके पास कितना है भाई? हाइपोटेनस तो आपको निकालना है h इक्वल टू 4 साइन 45, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4√2। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 4√2, यहाँ से यहाँ तक होगा 4√2, ठीक है। आप ऐसे नहीं चाहते तो ऐसे देख लो, ये 4 है तो इधर चल जाओ भाई, ये हो जाएगा 4 cos 45, तो वैसे करके देख लेना यार, आपकी इच्छा है, घूम फिर कैसे आओगे आप, ठीक है। पढ़े आगे, चलो। ठीक है, पानी तो पी लेता हूँ मैं। चलो भाई, अब थोड़ी सी आगे बात करें। फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स का तो फॉर्मूला वही होता है म्यू के एन। साथ में डिस्प्लेसमेंट हमारा है 4√2 और विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बनेगा 20√2 इंटू 4√2, 20/√2 इंटू 4√2 प्लस म्यू के की वैल्यू हमने मानी नहीं है, तो म्यू के की वैल्यू में 0.2 ले लेता हूँ, जो हमेशा लेते आए 0.2। ये मत कहना कि सर आपने एफ एस लिखा है, फ्रिक्शन फोर्स के लिए लिखा है बस मैंने, आप चाहो तो यहाँ पे एफ के लिख दो रे यार, एक ही बात है। नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के इक्वल होगा, mg cos थीटा खुद 20√2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20/√2, 20√2 नहीं 20/√2, मैं गलत बोल रहा हूँ। और डिस्प्लेसमेंट आपका वही आएगा 4 × √2, और यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। √2 से रूट टूट गया, √2 से रूट टूट गया, आपके पास यहाँ पे बचेगा 20/80। लेकिन जो हमने छोटी मोटी मिस्टेक हम कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स, वो ये है कि यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आएगा भाई साहब? क्योंकि डब्बा आपका आगे जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की ओर है, बट फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं माइनस, ये मैंने ले लिया माइनस, यहाँ पर 20/80, 8 दूनी 16, ये लो भाई, ठीक है। यहाँ पर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 80 में से 16 जाते हैं तो मेरे हिसाब से 64 बचते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा ½ mv², 64 ½ m, 2 किलो का ये आपका ऑब्जेक्ट, v², 2 से 2 काट दिया, v = 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास बचेगा 64 = v², v = √64। कहानी ख़त्म, पैसा हजम, ठीक है। बट मेहनत यहाँ पर हजम होने वाली है, पैसा वैसा तो ले ही नहीं रहे आपसे, और ना ही लेना है। मायने इतना सा रखना है कि जितनी आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप भी उतनी मेहनत करिए। लास्ट टाइम आ गया है भाई, अभी प्यार मोहब्बत लव शव बाबू सोना सब खत्म कर दो, इधर उधर के काम, शादी ब्याह स्वामनी ये वो फलाना ढिगड़ा सब बंद। अभी केवल फोकस उठना खाना पीना पढ़ना, उठना खाना पीना पढ़ना और सोना, बस सोना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। बट किसी एक सोना की वजह से तुम्हारा खुद का सोना, किसी एक सोना की वजह से या तुम्हारी सोना की वजह से तुम्हारा खुद का सोना खराब हो जाए, तुम्हारा खुद का सोना दुश्वार हो जाए, तो गलत बात है भाई, ठीक है। उस सोना को छोड़ो और सोना स्लीप उस पर फोकस करो, आराम से माइंड को शांति दो, पढ़ो लिखो, उठो खाओ पियो पढ़ो लिखो सो जाओ, फिर उठो पियो खाओ पढ़ो और सो जाओ, यही साइकिल चलनी चाहिए अब, ठीक है। जितना आपको थकान होती है, जितना आपको एक सफिशेंट सोने के लिए टाइम चाहिए, उतना सोइए, बाकी टाइम आप पढ़ते रहिए, तब ही जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी तुम्हारी सोना की वजह से यदि तुमने अपना सोना दुश्वार कर लिया ना, तो समझ लो एग्जाम निकलना भी तुम्हारा पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी सोना बाबू छोड़ो, कोई किसी के काम नहीं आता भाई, ठीक है। सोना का सिलेक्शन हो गया, बाबू रह गया ना, तो बाबू अब अगले साल भी तैयारी करता रहेगा, सोना पापा की परी उड़ जाएगी भाई साहब,
ठीक है। फिर बाद में हाथ मलते रह जाओगे और फिर कहोगे कि ये लो हमने अपना साल खराब कर लिया है। तो साल खराब नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पर, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। चलो उससे पहले एक अच्छा सवाल हो रहा है, मैं वो भी बता देता हूँ देखो, ठीक है। अच्छा लगा सवाल इसलिए उसको ले लिया। चलिए भाई देखो, आपके पास एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, ये लो, ये पेंडुलम है, इसका मास है mg, सॉरी मास तो m ही है, तो इसका जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा mg, ठीक है। एक फोर्स हमने भी अप्लाई कर रखा है, F हमने अप्लाई कर रखा है, और ये फोर्स भी mg के इक्वली है, ये फोर्स भी mg के इक्वली है। अब हुआ क्या, ये पेंडुलम यहां पहुंच गया, नहीं मोशन करते 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 हमने जो फोर्स अप्लाई कर रखा है वो कांस्टेंट फोर्स है, यानी इसके ऊपर mg ये तो हमेशा ही लगेगा, लेकिन हमने जो फोर्स अप्लाई कर रखा है mg वो भी इसके ऊपर उतना ही अभी लग रहा है। लेकिन ये पेंडुलम अपनी जगह से 45 डिग्री खिसक गया है, इधर मोशन करने लग गया है। इस पोजीशन पर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इस पोजीशन पर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं यहाँ से एक लेवल देख लेता हूँ ऐसा करके, भाई ये कितना ऊपर चला गया है, ठीक है। यदि ये इसकी लेंथ l है, पेंडुलम की खिंची हुई लेंथ तो ये नहीं है भाई, इफेक्टिव लेंथ अभी ये है, तो ये इफेक्टिव लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा l cos 45, l cos 45, यानी सिंपल में लिख दो तो l/2, l/2। अरे मैं क्या गलत बोल देता हूँ कभी कभी। तो ये कितना बच गया भाई, ये देखो शुरुआती कंडीशन में ये पूरी लेंथ l थी, ये नहीं थी, सबसे बड़ी मिस्टेक ये इसकी लेंथ l नहीं है, ठीक है, ये इसकी l है लेंथ। आप डोरी से लटका रखे हो, अभी डोरी यहाँ चली गई है, तो यहाँ तक का लेवल इसकी ओरिजिनल लेंथ का नहीं, ओरिजिनल लेंथ ये है, तो बचा हुआ हो जाएगा l माइनस l cos 45, यानी l माइनस l/√2। ये बचा हुआ पोर्शन इतना है, इतना ऊपर खिसक गया है ये पेंडुलम, ठीक है। अब बात करेंगे वेलोसिटी की, तो हमको पता है टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कहीं जिक्र नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई है 0। मेरे पास दो वर्क है यहाँ पर, एक अप्लाइड फोर्स वाला जो मैंने अप्लाई कर रखा है, एक mg फोर्स वाला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mg फोर्स, और विच विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स की बात करें तो फोर्स मैंने लगा रखा है mg, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है, ध्यान से देखना भाई, ये l cos 45 है तो ये l sin 45 होगी, ये l cos 45 है तो ये l sin 45 होगी, यानी ये भी l/√2 ही होगी, ठीक है। मेरा जो F फोर्स है इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक खिसका चुका है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक के इक्वली तो होगा, यहाँ से यहाँ तक। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जब मैंने वर्क के बारे में शुरुआत पहली वाली क्लास ली थी वहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि जब एक साथ खूब सारे फोर्स आ जाए तो जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। तो आपका ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन की बात करेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक l sin थीटा होना चाहिए, तो मेरे पास आएगा l/√2, ठीक है। अब बात करते हैं mg फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अरे भाई ये पेंडुलम इतना ऊपर खिसक गया है, इतना ऊपर खिसका है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब की बात डिस्प्लेसमेंट इतना है यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं है भाई, ये है फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये है, और मैं लिखूंगा l माइनस l/√2, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो mg यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, l भी यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो मेरे पास बचेगा 1/√2 माइनस l नहीं एक ही बचेगा, यहाँ से भी l कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी बचेगा 1/√2, l को मैं कॉमन ले चुका हूँ, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी mgl। यहाँ पर देखो 1/√2 मिला के हो जाएगा 2/√2, एक बार दो बार माइनस का आ जाएगा 1, और यहाँ पर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख देता हूँ हाफ mv² माइनस हाफ mu², बट इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो मेरे पास आएगा हाफ mv²। अब यहाँ पर बात करें m से, मैंने m को काट दिया है, तो मेरे पास बचेगा gl
यहाँ पर देखो, इससे मैं इसको काट दूं तो यहाँ पे √2 ही बचेगा। अरे 2 के अंदर छिपा होता है √2 इंटू √2, तभी तो 2 बनता है। तो एक √2 से एक √2 उड़ा दिया, मेरे पास बचेगा √2 - 1, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास v²/2। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2gl, हाँ क्या हो गया, 2gl √2 - 1, मेरे पास आएगा v²। इस 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे मैं v² से ये हटाऊंगा स्क्वायर, यहाँ पर रूट आ जाएगा, एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 2gl √2 - 1। ये लो भाई, √2gl अंदर आ जाएगा √2 - 1। ये फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पर। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो को, क्योंकि कई बार वीडियो चलते चलते रुक जाता है, किसी का कॉल या मैसेज आ जाता है, फ़ोन को ऑन रखना पड़ता है उस कंडीशन में, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता और यहाँ पर पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है। भाई साहब रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, चलिए भाई। लगभग 45 मिनट्स हो गए हैं, क्या बात है, कितना टाइम ले लिया। इसका मतलब आज पोटेंशियल एनर्जी नहीं होने वाला, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में होगा। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। और इधर लिख देता हूं मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है, वर्क इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होता है। इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होता है, यानी मान लो आप अपनी पहली पोजीशन है 1, वहां से आप चले गए 2 पर। पहली पोजीशन है 1 और आप चले गए 2 पर। रास्ता कैसा भी था, ऊबड़ खाबड़ था, ऊंचाई नीचाई थी, कुछ भी थी, इस वर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यदि कंजर्वेटिव फोर्स आप लगा रहे हैं और वर्क हो रहा है तो उस वर्क पे इस रास्ते का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीच में पत्थर आया, बीच में स्पीड ब्रेकर आया, या आप किस तरीके से चले, आपके नीचे मार्बल बिछा हुआ था, आप फिसलते फिसलते गए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फर्क पड़ेगा केवल पोजीशन का। जो यहाँ पर वर्क होता है वो डिपेंड करता है केवल पोजीशन पर। वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी पथ पर निर्भर नहीं करता, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा और कहीं निर्भर नहीं करने वाला है। ठीक है, तो जब आप दूसरे से वापस पहली पोजीशन पे आके कार्य करते हैं, पहले आप चले गए फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से वापस आ गए फर्स्ट पर, तो जो वर्क होता है लूप में, लूप यानी बंद में, बंद परिपथ बोल दो, बंद लूप बोल दो, तो टोटल वर्क डन आपका 0 होता है। ठीक है, और जब टोटल वर्क डन 0 होता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि कंजर्वेटिव फोर्स या कोई भी फोर्स हो, टोटल वर्क डन विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यदि केवल कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं तो टोटल वर्क डन 0 होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। यानी इसका मतलब हुआ, यानी काइनेटिक इनिशियल एनर्जी विल बी काइनेटिक फाइनल एनर्जी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे आते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जहां पे वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क पाथ पर डिपेंड करेगा, और इसकी वजह से यहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 नहीं होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने वाला है। ठीक है, 0 नहीं होने का मतलब कुछ तो होएगा, कुछ होएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इस केस में हमेशा एनर्जी लॉस होता है। इस केस में हमेशा एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस हीट की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है हमेशा भाई, हीट प्रोड्यूस्ड होता है। इस केस में कभी हीट प्रोड्यूस नहीं होता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो हीट प्रोड्यूस। ठीक है,
यहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिल बांट के चलते रहेंगे चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है, बट एनर्जी लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी नहीं होने वाला। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब आप जहां से चले वापस घूमकर वहीं पर ही आ गए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग लिख देता हूं, स्प्रिंग फोर्स, इस टाइप के जो फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। बट विस्कस फोर्स यानी संयान बल, और साथ में मैं लिख दूं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, संयान बल और घर्षण बल। संयान बल लगता है हमेशा लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में, जहां हम आगे बात करने वाले गैसेस में लगेगा, तो मैं फ्लूइड्स बोल देता हूं, लिक्विड प्लस गैस मिलाकर फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स में लगने वाला है, वहां बात करेंगे हम विस्कस फोर्स की। और हमने यहां पर घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ ही लिया है। तो ये दोनों टाइप के फोर्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी लॉस करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट। आगे मेरी बात समझें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में इसका बड़ा योगदान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास बड़ी लंबी हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी फोर्स पर कैसे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकाला जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का ग्राफ कैसे बनने वाला है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और न्यूट्रल पोजीशन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो शानदार क्लास होने वाली है, धुआंधार क्लास होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास में मजा आया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ये सब छोड़िए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट का आपका बेसब्री से इंतजार है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैंने आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवा रखी है, सारी फॉर्मूला बुक्स वहाँ पर है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। दीजिए जब तक आज्ञा, जय हिंद, जय भारत।